हेलो एवरीवन। हमने 1 से लेकर 8 जुलाई तक के 40 करंट अफेयर्स कर लिए थे, 20 रह गए थे। आज हम 20 ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो बाकी 26 से लेकर के 31 जुलाई तक का बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, या लेट्स स्टार्ट। 41। ओके, 41st करंट अफेयर क्या है? ये रिलेटेड है, पीएम मोदी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी गए थे। ओके, कितने दिनों के लिए? 3 डेज़ के लिए। और उन्होंने वहाँ पे जाके अटेंड किया 48 G7 समिट। ओके, 48 G7 समिट उन्होंने वहाँ पे जाके अटेंड किया और एज अ गेस्ट वो वहाँ पे गए थे। फाइन। और उनको इनवाइट किसने किया था? उनको इनवाइट किया था जर्मनी के चांसलर, जर्मन चांसलर ने। उनका नाम क्या है? उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। फाइन। ओके, क्योंकि 48 G7 समिट जो हो रहा है वो 2022 में होस्ट कर रहा है जर्मनी। ओके, होस्टेड बाय जर्मनी। ओके, और बेसिकली जो G7 ग्रुप है उसने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? G7 ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? PGII इनिशिएटिव। अब PGII की फुल फॉर्म क्या है? PGII की फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फुल फॉर्म है PGII की पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पूरे ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए जो पार्टनरशिप हुई है उसका इनिशिएटिव। ओके, और इसमें बेसिकली वो क्या करने वाला है? G7 ग्रुप सबके सब मिलके कम से कम 600 बिलियन नॉट मिलियन, 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। और कब तक करेंगे? बाय 2027, अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए ये इनिशिएटिव का लॉन्च हुआ है। ओके, also related to this only, G7 announced a ban on initiative. G7 basically announced a ban on रशियन गोल्ड इंपोर्ट। रशिया का जो गोल्ड का इंपोर्ट है उस पर बैन लगा दिया है। किसने? G7 ग्रुप ने बैन लगा दिया है रशिया के जो गोल्ड का इंपोर्ट है उस पर। और बेसिकली ये बैन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि रशिया के मेन एक्सपोर्ट जितने भी है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो एक्सपोर्ट करता है रशिया वो एनर्जी के फील्ड में करता है। और अगर सेकंड नंबर पे करता है तो सेकंड नंबर गोल्ड पर करता है एक्सपोर्ट। तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट डेफिनेटली इट्स इकोनॉमी। ओके, इफ अदर कंट्रीज आर बैनिंग gold import from Russia, then it will definitely impact Russia's economy. Okay, and why? Because 90% of the revenue, listen carefully, 90% of revenue come from G7 countries. Okay, it means that all the G7 countries which were earlier in the past were
importing gold from Russia, if it discontinue that process, in that case Russia is going to pay the, you know, Russia, it is not good for Russia because 90% of the revenue comes usually from G7 countries. Okay, mm, let's move on to next news. Also, one more thing, G7 also established a climate club. एक क्लाइमेट क्लब भी इस्टेब्लिश किया है और ये क्लाइमेट क्लब एंड ऑफ 2022 तक रेडी हो जाएगा। और बेसिकली ये क्लाइमेट क्लब क्यों बनाया है? कमिटमेंट के लिए टू 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ओके, जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके लिए ये क्लाइमेट क्लब बनाया गया है। ओके, जिससे, और ये 2015 पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ऑफ लिमिटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने के लिए किसको? ग्लोबल टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को। ओके, और बेसिकली ये एम है कि बाय 2050 ये ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू, या इसमें इतना ही है। ऑल्सो ये भी है कि पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली विजिट किया है क्या? आबू धाबी में। आबू धाबी कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है। ओके, बेसिकली किस लिए किया है? टू पे हिज कॉन्डोलेंस टू द पासिंग अवे ऑन द पासिंग अवे ऑफ शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, he has been passed away, and to pay the condolence, so he had visited there, and he was the former president of United Arab Emirates, former president of United Arab Emirates। ओके, अभी ये जाके पूरा का पूरा फिनिश होता है। अब चलते हैं आगे, न्यूज़ नंबर 42। So 42 news is related to साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक, अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो प्लीज़ इसकी स्पीड इंक्रीज़ करके देखना, क्योंकि मैं तो बड़ा स्लो बोलती हूँ, तो देख लेना स्लो। जो साउथ इंडियन बैंक है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? एक एग्रीमेंट साइन किया है केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ, टू अनेबल डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट, अनेबल करने के लिए कि कलेक्शन जो वो डिजिटली हो। सो डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट के लिए साउथ इंडियन बैंक ने केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, फाइन। डिजिटल कलेक्शन कौन से पेमेंट का? जो बेसिकली इको टूरिज्म सेंटर से आता है। ओके, इको टूरिज्म सेंटर से आता है और वनशरी शॉप से आता है। फाइन, और जितने भी इको शॉप्स है अक्रॉस केरला, तो वहाँ सब से जितना भी पेमेंट आता है वो डिजिटली हो, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब साउथ इंडियन बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो साउथ इंडियन बैंक के जो एमडी और सीईओ है, एमडी एंड सीईओ, उनका नाम है मुरली रामाकृष्णन। ओके, एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है तिरुसूर, केरला में इसका हेडक्वार्टर है।
ओके, सो साउथ इंडियन बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया केरला फॉरेस्ट इको टूरिज्म एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ टू अनेबल डिजिटल कलेक्शन ऑफ पेमेंट्स एट इको टूरिज्म सेंटर्स और वनसरी शॉप्स इन ऑल द इको टूरिज्म प्लेसेस अक्रॉस केरला. ओके, फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू SBI जर्नल इंश्योरेंस. SBI जर्नल इंश्योरेंस आपको दिख रहा है ना? ओके. SBI जर्नल इंश्योरेंस से रिलेटेड है. SBI जर्नल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है. अब क्या लॉन्च किया है? SBI जर्नल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है साइबर वोल्ट एज. साइबर वोल्ट एज लॉन्च किया है किसने? SBI जर्नल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्ट एज इंश्योरेंस प्लान. साइबर वोल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है. ओके, और ये बेसिकली एक साइबर इंश्योरेंस कवर है फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम साइबर रिस्क. ओके, जो रिस्क अराइज होते हैं साइबर रिस्क, लाइक साइबर रिस्क हो गया और अटैक्स हो गए, तो फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल, जो उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं उससे इंडिविजुअल्स को बचाने के लिए, फाइनेंशियल लॉसेस बचाने के लिए ये साइबर वोल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है. एंड इट्स एम टू सिक्योर इंडिविजुअल्स बाय मिनिमाइजिंग द फाइनेंशियल लॉसेस arising due to internet based risk. Okay, there are internet based risks, there are cyber risks. Okay, through a comprehensive and affordable product. Also, what do you know about SBI General Insurance? So SBI General Insurance Managing Director and CEO is Paritosh Tripathi. ओके, एंड इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2009 में और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू यूक्रेन के मैथमेटिशियन से रिलेटेड. यूक्रेन के मैथमेटिशियन, उनका नाम है मारियाना वियाजोवास्का. Mariana Vyajovaska was named among 4 recipients of the Field Medal 2022. फील्ड मेडल में 4 रिसिपिएंट हैं, उनमें से एक यूक्रेन की मारियाना वियाजोवास्का भी है. ओके, और बेसिकली ये कौन दे रहा है? इस अवार्ड को दे रहा है इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन. बाय इंटरनेशनल मैथमेटिशियन यूनियन इस अवार्ड को दे रही है, जिसे नोबल प्राइज़ भी बोला जाता है मैथमेटिक्स के लिए. तो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, because it is related to Nobel Prize and something which is related to any kind of prizes like this, so prestigious. In that case, it is relevant for our exams. Okay, so she became the second woman ever to receive the award, and first was, okay, she was the second one to win this award, and the first one was Mariam Mirza Khani. Mariam Mirza Khani, and Mariam Mirza Khani is from Iran, and she won in 2014 and now 2022. फाइन. और जो रेसिपिएंट है वो इम्पोर्टेंट. ओके फाइन, लेट्स डू दैट ऑल्सो. जो बाकी रेसिपिएंट है उनमें एक का नाम है हुगो डूमिनल जो फ्रांस की है. ओके, एक का नाम है जून हू जो USA से है, और एक का नाम है जेम्स मैनार्ड जो ब्रिटेन से है. सो बाकी 3 रेसिपिएंट ये है, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है मारियाना वियाजोवास्का. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ जो है
वो है रिलेटेड टू जर्मनी ऑल्सो। सो जर्मनी का बेसिकली एक रेलवे कंपनी है और उस रेलवे कंपनी का नाम है ड्यूट से बहन ड्यूटी से बहन। ओके, ड्यूटी से बहन ये उस रेलवे कंपनी का नाम है। रेलवे कंपनी का नाम है ड्यूटी से बहन। और ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल पार्टनर है स्टार अलायंस की। दिस विल बी द वर्ल्ड important, very important, this will be the world first intermodal partner of स्टार अलायंस। स्टार अलायंस की पहली इंटरनेशनल पार्टनर बनी है वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल पार्टनर बनी है स्टार अलायंस की। कौन? ड्यूटी से बहन विच इज़ अ नेशनल रेलवे कंपनी ऑफ जर्मनी। Okay, and which allow customers and passengers of Star Alliance. What is a Star Alliance? Star Alliance is an airline, basically members airline. Okay, and yeah, so to connect the airline with rail, bus, ferry, and other mode of transport. So the basic aim is to allow customers and passengers of a Star Alliance member airline, so to connect the airline with railway, buses, ferries, and other modes of transport. And Germany is the first market, and due to Sebastian is the world first partner in the new Star Alliance program. Fine, completed. Okay. Now let's move on to next news. Ugly news related to. Okay. Next news है news number 46. So for the first time, Ministry of Defense has entered or has entrusted what? थ्री प्राइवेट सेक्टर बैंक को कुछ काम दिया है, उस पर विश्वास किया है प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब वो कौन कौन से बैंक्स हैं? उन बैंक का नाम है HDFC बैंक, ओके, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। So for the first time, Ministry of Defense has entrusted three private sector bank, HDFC Bank, ICICI Bank, and Axis Bank, to provide financial services such as to provide financial services like letter of credit, direct benefit transfer operations for overseas procurement. For overseas procurement, it means, try to understand that whatever the what would I say, whatever the procurement is done by the Indian government, okay, or export or import, whatever it is. So to provide the financial services to letter of credit, like letter of credit, direct benefit transfer, all these services usually done by public sector bank earlier. But now what is happening, that they have given this task to private sector bank, so that they are going to do this service for them to provide financial services on in all kind of प्रोक्योरमेंट, जो भी मतलब बाहर के देशों से ख़रीदा जाएगा उसमें, चाहे वो लेटर ऑफ क्रेडिट का काम हो या कुछ कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कुछ भी करना है, तो वो सब इन तीन बैंक से होगा। और ये तीनों प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे आर डूइंग दिस। ओके, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। तो यह हमारा यहाँ पे 46 कंप्लीट हो गए। ओके, now let's move on to 47. So 47th news is related to Bajaj Alliance life insurance. Okay, so Bajaj Alliance life insurance, one of the India's leading private life insurer, has launched what?
हैज़ लॉन्च्ड इंडस्ट्री फर्स्ट QR कोड अनेबल्ड सर्विसेज, कोड enabled services. Okay, so private life insurers, Bajaj Life Insurance has launched इंडस्ट्री की पहली QR कोड अनेबल्ड सर्विसेज. सारी की सारी सर्विसेज QR अनेबल्ड होगी. ओके, एंड टू हेल्प द कस्टमर सेल्फ सर्विस देयर नीड्स ऑफरिंग इमीडिएट क्लोजर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. अगर किसी भी कस्टमर को अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स विच दे आर यूजिंग टिल नाउ, इफ दे वांट टू क्लोज दैट आउट, ओके, इन दैट केस it will be the customer self service. Customer can do it by themselves. They don't need to come to any branch or anything like that. They can do it. It is a self service basically, and that is the reason why it is QR code enabled. Okay, so the QR code enabled services is available across the one also across it is available across 509 branches of Bajaj Allianz Life Insurance and provide a unique digital self-service feature to customers, access to 15 services on the phone. So they can do it by themselves, and this is basically a unique digital self-service feature. Unique digital self-service feature. Okay, fine. And this Bajaj Allianz Life Insurance is based in Pune, Maharashtra, which begins its operation in 2001 as a joint venture between Bajaj Finserv and German financial services major Allianz. Okay, so that is the combination of Bajaj Finserv and Allianz. Okay, fine. Now let's move on to next news. Next news is related to uh, basically union minister. Which union minister? Union Minister Jyotir Aditya Scindia. Okay, Jyotir Aditya Scindia, and he is the Minister of Civil Aviation. He is the Ministry of. He works in the Ministry of Civil Aviation. Okay, and has been given the additional charge of Ministry of Steel. उन्हें एडिशनल चार्ज मिल गया है. अभी तक वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में काम कर रहे थे. अब उन्हें एडिशनल चार्ज मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का. उन्हें चार्ज मिल गया है. ऑल्सो जो स्मृति ईरानी थी, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, और विल ऑल्सो लुक आफ्टर व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. सो इन दोनों मिनिस्टर्स को एक्स्ट्रा काम मिला है और एक्स्ट्रा चार्ज मिला है. जो ज्योतिरादित्य है उन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वो अभी फ़िलहाल संभाल रहे हैं, और स्मृति ईरानी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी संभालेंगी. ठीक है, फाइन. Basically why this happened because जो यूनियन मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, और रामचंद्र प्रसाद सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टील के थे, वो बेसिकली उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. और क्या नाम था उनका? एक तो था रामचंद्रा प्रसाद, ये संभालते थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. ओके, ऑल्सो जो मुख्तार अब्बास नकवी ये संभालते थे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर. इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है. फाइन.
और कौन से क्लोज के अंदर किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। अंडर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 75 के क्लोज नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू म्यूजिक मास्ट्रो इलायराजा। इलायराजा, okay, and also sports icon PT Usha, okay, also स्क्रीन राइटर, ये तो पता ही है, ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और विश्वा विजेंद्रा प्रसाद, ये रिलेटेड है, ये स्क्रीन राइटर है, ओके। और एंड वीरेंद्रा हेगड़े, ये फिलेंथ्रोपिस्ट है। ओके, सो ये 4 नाम आए हैं और ये 4 नाम नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में। ये चारों के चारों नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा में, नॉमिनेशन हुआ है इन चारों का। इलायराजा जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, म्यूज़िक मास्ट्रो, PT उषा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, विश्वा विजेंद्र प्रसाद स्क्रीन राइटर है, वीरेंद्र हेगड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। ओके, एंड ऑल दीज newcomers belong to southern state. Fine. Also, out of total 12 seats which are nominated by the president, out of total 12 seats which are nominated by president under which article, under article 80 of section 3 of the constitution, on the recommendation of the government, 7 seats are currently vacant, of which 4 have been filled from these personalities. Okay, 7 seats were vacant from very long. 7 seats were vacant, and now only 3 seats are vacant because 4 seats have been filled due to these Mahanubhav. Okay, also for your knowledge and for my knowledge that राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स होते हैं। ओके, ऑफ विच जिसमें से 233 इलेक्ट किए जाते हैं और उनमें से 12 जो है वो नॉमिनेट होते हैं और नॉमिनेट होते हैं किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट के थ्रू ये नॉमिनेशन होता है। सो आउट ऑफ 245 मेंबर्स 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक एंड 12 members were nominated by the president on the recommendation of the government. Yes, it is also very important that he cannot take the decision by himself. He has to take the recommendation from the government itself, to move further or to do the nomination of these 12 candidates. Okay, now let's move on to 50th न्यूज़। और उसके बाद जो न्यूज़ है 50 to 60 वो स्टैटिक होता है। सो yes, 50th. So 50th news is related to इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है, ओके, और जो उनके कैप्टन थे, कैप्टन इनकी कप्तानी में, कैप्टन का नाम था बेन स्टोक्स। इन्होंने हरा दिया है, किसको हराया है? अगर हराने की बात चल रही है और न्यूज़ में है तो इसका मतलब इंडिया को ही हराया होगा। तो इंडिया क्रिकेट अगर किसी को दूसरी कंट्री को हराया होता तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो इंडियन क्रिकेट टीम को हराया है और ये किसके अंडर लीड कर रही थी? ये कर रही थी जसप्रीत बुमराह के अंदर लीड कर रही थी। ओके, फाइन। और किस में हराया है? 5वें टेस्ट मैच में। इसे इम्पोर्टेंट है नहीं इतनी। 5th टेस्ट मैच में हराया है। ओके, और
यस, फाइन। और जो एक पटौदी ट्रॉफी है, पटौदी पटौदी ट्रॉफी, ये शेयर की है दोनों की दोनों ही टीम ने, इंग्लैंड और इंडिया की टीम दोनों ने मिलकर इस ट्रॉफी को शेयर किया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम रिकॉर्डेड देयर हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज इन टेस्ट क्रिकेट बाय चेजिंग 378 रन अगेंस्ट इंडिया इन सेकेंड इनिंग विद 7 विकेट टू स्पेयर। ओके, और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं, सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट था कि इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 51 स्टैटिक जीके पर। सो पारुल चौधरी, अब ये पारुल चौधरी है कौन? पारुल चौधरी एक एथलीट है, ओके, और इसने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है, नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है विमेन के 3000 मीटर रेस में, वुमेन्स 3000 मीटर इवेंट में। कहाँ पे हुआ है ये हुआ है लॉस एंजल्स में। तो इसने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है बाय सरपासिंग द 6-year-old रिकॉर्ड ऑफ after surpassing 6-year-old record of सूर्या लोगानाथन। सूर्या लोगानाथन का 6 साल का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ते हुए पारुल चौधरी, शी इज़ एन एथलीट एंड शी हैज़ मेड द नेशनल रिकॉर्ड in women's 3000 meter event. Okay, fine, that's it. Now let's move on to next news. Next news is related to basically स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है, सबसे पुराना कमर्शियल बैंक है, एंड इट इज़ सेलिब्रेटिंग 67th फाउंडेशन डे। It is celebrating 67 Foundation Day on 1st of July. As we all know that the SBI was established in 1st of July 1955. Okay. So yes, also it is celebrating 67th Foundation Day on 1st of July. बेसिकली SBI बैंक का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। SBI बैंक कौन कौन से बैंक से मिलके बना था? ओके, SBI बैंक बेसिकली आया था बैंक ऑफ कलकत्ता से, बैंक ऑफ कोलकाता, कलकत्ता बोलते थे पहले। ओके, जो फाउंड हुआ था 1806 में थ्रू द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद थ्रू इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद मर्जर हुआ बैंक ऑफ मद्रास का, बैंक ऑफ बॉम्बे का और बैंक ऑफ कलकत्ता का। ओके, टू फॉर्म, इन तीनों को मिला के बना इम्पीरियल बैंक बना, इम्पीरियल बैंक बना, और जो फिर बाद में SBI बन गया 1 जुलाई 1955 को। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है अंबुबाची मेला से। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला बेसिकली 4 दिन का लंबा मेला लगता है। ओके, और ये स्टार्ट हुआ है 23 जून 2022 से स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पे स्टार्ट हुआ है बेसिकली, और ये आसाम में लगता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अंबुबाची मेला आसाम में लगता है, और आसाम में भी कौन से फेमस टेम्पल में? कामाखाया टेम्पल, कामाखाया, इट इज़ द वेरी फेमस टेम्पल ऑफ असम, और यहाँ पे ये मेला लगता है। जो ये कामाखाया मेला टेम्पल है, ये कहाँ पे है? नीलांचल हिल के ऊपर, नीलाचल हिल्स जो है जो असम में है, उसके ऊपर ये कामाखाया टेम्पल है, और इसके अंदर ये मेला लगा है। ओके, ड्यू टू द फ्लड इन द स्टेट, फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑब्जर्व इन अ सबड्यूड मैनर दिस ईयर, क्योंकि इस साल असम में फ्लड है, और इसी रीज़न की वजह से। और ये बेसिकली असम का जो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी वहाँ पे है, वहाँ पे लगा है, और 2 साल के गैप के बाद ये खुला था, लेकिन इस बार भी इसको मतलब पूरे फुल फ्लेज्डली नहीं मना सकते क्योंकि फ्लड है। ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड।
इन दैट वे, जैसे हर साल मनाते थे. सो यस. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू चाइना. चाइना ने बेसिकली डिलीवर किया है अपना सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप. सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड वॉरशिप उसने अपना डिलीवर किया है. किसको? हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को, एज इट सीक टू बीफ अप द नेवी ऑफ इट्स ऑल वेदर एली इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन, वेयर इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स ओन नेवल प्रेजेंस इन रिसेंट ईयर. बेसिकली जिससे वो नेवी को हेल्प कर सके. किस में? नेवी को हेल्प कर सके अरेबियन सी में, और यहाँ पे लगाएगा, और इंडियन ओशियन में. ओके. और यहाँ पे जो चाइना है वो भी अपना नेवल प्रेजेंस बना रहा है पिछले कई सालों से. ओके. एंड इट इज़ डिज़ाइन बिल्ट बाय चाइनाज स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड. चाइना की शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड. ओके. बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है कि चाइना ने ये डिलीवर किया है. डिलीवर्ड. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? ये 54 हो गई. तो न्यूज़ नंबर 55. ये न्यूज़ है रिलेटेड टू बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is reportedly considering moving the Administration of Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and Prevention of Illicit Trafficking in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances 1988 from the Finance Ministry to which ministry? To Ministry of Home Affairs. Fine. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंसीडर कर रही है, और ऐसे रिपोर्ट आ रही है कि जो एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम पूरा लिखना पड़ेगा. नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. PSYCHO. साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985. इस एक्ट को, ठीक है, दूसरा एक्ट सुन लो. 3 एक्ट है बेसिकली. प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है उसका बचाव कहाँ पे? नारकोटिक्स ड्रग एंड Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, Prevention of Illicit Trafficking in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1988. इन्होंने जो ये पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता था, ये एक्ट अब इसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है. कंसीडर किया जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाएगा. ओके. एंड टू ब्रिंग ऑल द मैटर रिलेटेड टू नारकोटिक्स अंडर वन डिपार्टमेंट. एंड जो नारकोटिक्स है उसका कुछ पार्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभालता है टिल नाउ, एंड कुछ पार्ट उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालता है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे वांट टू कंबाइंड the whole narcotics thing in one under one ministry, so that it will be also effective and time effective also, for one ministry to do that thing, rather than two ministries doing the same thing. And it will be more time consuming if two or more ministries are involved in doing something rather than one ministry. Fine. Now let's move on to next news. नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू
नेक्स्ट न्यूज़ वही है कि अम्बुबाची मेला जो है वो कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है और कहाँ पे मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला बेसिकली कहाँ पे कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है असम में। फाइन, बस इतना ही है इसमें। और ये एनुअल फेस्टिवल ऑल्सो जून के मिडल में मनाया जाता है। जून के मिडल में जब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको हाईएस्ट फ्लो पे होती है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। ओके, सो जब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो अपने हाईएस्ट फ्लो पर होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू अलास्का। अलास्का पता है हमें कहाँ पे है? अलास्का यूएसए में है, नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में। सो बेसिकली जो दिनाली है, दिनाली जिसे माउंट मैक किनली भी कहते हैं, ठीक है, दिनाली जिसको माउंट मैक किनली भी कहते हैं, ये टॉलेस्ट माउंटेन है। टॉलेस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का। टॉलेस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? अलास्का में। ओके, सो अलास्का बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में जो ये माउंट मैक किनले है, टॉलेस्ट माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का, और इसे दिनाली भी कहते हैं। फाइन। एंड एक और न्यूज इससे ही रिलेटेड, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन ये पहले ये यंगेस्ट इंडियन बने हैं, यंगेस्ट इंडियन बने हैं जो इस माउंटेन दिनाली पर गए थे। ओके, और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है कहाँ का? हाईएस्ट माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का। ओके, और इसकी हाइट कितनी है? 20,310 फीट। 20,310 फीट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उड़ीसा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बेसिकली किसके साथ मिलकर, एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उस पायलट प्रोजेक्ट को कहाँ पे स्टार्ट किया? ऑन अ साइरन सिस्टम। साइरन सिस्टम पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है टू अलर्ट करने के लिए ट्रैफिक को अबाउट एलिफेंट मूवमेंट, यानी कि जब भी एलिफेंट का मूवमेंट अराउंड दैट प्लेस वेयर पीपल आर कंसर्न, वेयर देयर आर पीपल हु आर देयर फॉर traveling or anything like that, basically for that Odisha, not America, Odisha Forest Department has signed an agreement with non-governmental organization to launch a pilot project on siren system to alert the traffic or traffic about elephant movement around that area. And this siren system detect elephant herd approaching the national highway by its infrared sensor system, using its इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम, उसको यूज़ करके ये क्या करेगा? ये बेसिकली इन्फॉर्म कर देगा टू द ट्रैफिक। ओके, और या टू आइडेंटिफाई द जम्बूज फ्रॉम देयर साइजेस एंड अदर एट्रीब्यूट्स, वंस डिटेक्टेड द साइरन वुड गो ऑफ अलर्टिंग ट्रैफिक फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, और कौन कौन से इनिशिएटिव है? इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि व्हाट आर द अदर इनिशिएटिव टू रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट एनकाउंटर्स। टू रिड्यूस करने के लिए ह्यूमन के और एलिफेंट के एनकाउंटर्स को रिड्यूस करने के लिए what all are the initiatives? So one initiative is related to Khadi Village Industries Commission is implementing what? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज इम्प्लीमेंट कर रही है
क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? एपीकल्चर प्रोग्राम को, एपीकल्चर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, एपीकल्चर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया टू कीप एलिफेंट एट बे इन अंगूल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, टू कीप एलिफेंट, जितने भी एलिफेंट है वो बे पर ही रहे। और कहाँ पे? अंगूल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ये हुआ है अंगूल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। तो जो खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है उसने ये एपीकल्चर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था, जिससे एलिफेंट्स जो है वो अंगूल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में ही रहे। एंड एलिफेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टंग बाय बीज इफ देयर बॉक्सेस आर हिट, इट वुड ड्राइव द एलिफेंट बैक। ओके, closed circuit television cameras have been installed to capture the reactions of elephant. फाइन, बेसिकली उनके लिए जो बीज है उनका एक बॉक्सेस बना हुआ है, और अगर जब भी वो उसको हिट करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, वो एलिफेंट जितने भी है वो वापस चले जाएंगे अपने अंगूल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा की जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में। सो इससे एनकाउंटर्स नहीं होंगे। सेकेंड लास्ट न्यूज़ क्या है? सेकेंड लास्ट न्यूज़ जो है वो है एक न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल बना है। ओके, न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल, उड़ने वाला होटल बना है, और इसे बोला जाता है स्काई क्रूज भी बोलते हैं, स्काई क्रूज बोलते हैं। ओके, शिप क्रूज बोलते थे, अब बोलते हैं स्काई क्रूज, न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल। और ये बेसिकली इज सेट टू फ्लाई ओवर 5,000 गेस्ट, यानी कि 5,000 गेस्ट को ये फ्लाई करवा सकता है। जो ये न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल है जिसका नाम है स्काई क्रूज, एंड द डेमो ऑफ द फ्लाइंग होटल वेंट वायरल, लीविंग द नेटिजन्स astounded, and it is the first ever such concept to be implemented in the world। ये फर्स्ट एवर कॉन्सेप्ट है जो इम्प्लीमेंट हुआ है वर्ल्ड में। ओके, सो कि स्काई क्रूज बनाए गए हैं जिसमें 5,000 से ज़्यादा गेस्ट रह सकते हैं। ओके, एंड टू फ्लाई करने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड फ्लाइंग होटल है, और ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड में सोचा गया है और ऑब्वियसली बनाया गया है। और जो स्काई क्रूज है इसमें टोटल 20 न्यूक्लियर पावर्ड इंजन है, न्यूक्लियर पावर्ड इंजन्स हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी एयरबोर्न थ्रू द शेड्यूल्ड ट्रैवल। ऑल्सो इट हैज़ बिन डिज़ाइन बाय हूम, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा अतरंगी कॉन्सेप्ट किसने सोचा होगा, तो ये सोचने वाले महानुभाव है येमेनी के प्रोड्यूसर, नाम क्या है? हासिम अल घाई, हासिम अल घाई यमनी, यमन से है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो इसके मैन्युफैक्चर करने वाला जो प्रोड्यूस करने वाले मनुष्य का नाम क्या है, तो हासिम अल घाई है। और ये कौन सी कंट्री से, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये यमन से है। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर, और ये लास्ट है क्योंकि वीकली में 60 ही होती है, हर वीकली जो करंट अफेयर्स होता है। सो कौन सी ऐसी सिटी है जो वर्ल्ड की पहली सिटी बनी है, वर्ल्ड की पहली सिटी बनी है टू अनाउंस एंट्री फी फॉर टूरिस्ट, टू अनाउंस करने वाली एंट्री फीस फॉर टूरिस्ट। जितने भी टूरिस्ट हैं अगर वो उस सिटी में जाते हैं, ओके, टू घूमने के लिए या फिर फन करने के लिए, वॉट एवर द रीज़न आर, so they have to pay an entry fees for their entrance into the city। And which city is this? The name of the city is Venice, Italy। Venice is in Italy। Okay, so this has become the world's first city to announce an entry fee for tourists as it trying to tackle the problem of crowding and over tourism। Why this has happened? Because crowd was there so much, and over tourism की प्रॉब्लम थी। तो टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और टू
you know, for that प्रॉब्लम ऑफ क्राउड की और ओवर टूरिज्म की जो प्रॉब्लम थी उसको रोकने के लिए दे हैव initiated this entry fees program. Fine. And basically this city will charge around 3 euros to 10 euro 10 euro or in Indian rupees 247 to 823 rupees entry fees from tourists starting from 16th January 2023 16 जनवरी 2023 से ये शुरू हो जाएगा and visitors will have to make an online booking. They have to make online booking if they want to travel to Venice which is in Italy from next year. ओके, तो ये हमारे 60 के 60 करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। धन्यवाद। बाय बाय।